अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को पहले ही बता दें, स्क्रीन विजिबल है और वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं। क्योंकि अगर वॉइस क्लियर नहीं आएगी तो फिर डेफिनेटली आप लोगों को समझ में प्रॉब्लम होगी। तो मुझे मैसेज करके या अपने माइक ऑन करके बता दीजिए कि आप लोगों को ऑडियो क्लियर आ रही है। क्लियर ओके। अच्छा, 2 मिनट वेट कर देते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो भी मीटिंग में ज्वाइन कर रहे हैं वो भी आ जाएं। सारे आप 2 आईडी से ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग। हाँ, आपकी 2 आईडी मेरे पास शो हो रही है, कनेक्ट हुई है। तो काइंडली मुझे कंफर्म कर दें दोनों में से आपकी कौन सी आईडी है जिससे आप यूज कर रहे हैं, ताकि फिर हम एक आईडी रिमूव कर दिए। अगर दोनों रखी तो आप दोनों से मुझे बताएं, अदरवाइज फिर मैं कोई एक आईडी को खुद ब्लॉक करूँ। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास। ठीक है, हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 8, जो हम से पहले हाफ कंप्लीट कर चुके थे ए सेक्वेंस का। आज हम कंप्लीटली उस चैप्टर को कवर करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमारे पास हमें देखा था लास्ट क्लास के अंदर, पहले हम पूरा ओवरव्यू करते हैं और उसके बाद में जो कंटेंट होगा हम इसकी तरह चलेंगे। बेसिकली ए सेक्वेंस चैप्टर के अंदर करना ये था कि हमारे पास जिस तरह से टीसीपी के अंदर या यूडीपी के अंदर हमारे पास ब्लॉकिंग स्टेट्स आ रही होती थी, उन ब्लॉकिंग स्टेट को टीसीपी के अंदर कवर करने के लिए हमने अपने पास 3 सॉल्यूशंस डिजाइन किए थे। सेम एज इट इज जब हम ए सेक्वेंस की बात करते हैं तो ए सेक्वेंस के अंदर भी आपके पास ब्लॉकिंग स्टेट हो सकती है। बेसिकली ए सेक्वेंस के अंदर अगर हमारे पास ब्लॉकिंग स्टेट आ रही हो या आपके पास कोई भी सर्वर ब्लॉकिंग स्टेट में जा रहा होता है, तो कंपैरेटिव टू सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग वो ज्यादा इजी होता है उसको रिकवर करना। यहाँ पर अगर आप इसके बारे में पढ़े सॉकेट प्रोग्रामिंग के लिए, यू हैव सीन हाउ टू क्रिएट नेटवर्क प्रोग्राम्स यूजिंग सॉकेट इन ब्लॉकिंग मोड। Socket is in blocking mode will wait forever to complete their functions, holding upon their function within the application program until they complete. Many program can work quite competently in this, but for application that works in the Windows form programming, this can be a problem. अच्छा, एसिंक्रोनस आपके पास जो है मोस्टली, बल्कि मेजोरिटी जब हम यूज कर रहे होते हैं तो आपके पास जो है विंडोज फॉर्म के ऊपर इम्प्लीमेंट की जाती है। हम कंसोल बेस्ड के ऊपर भी इससे कुछ फंक्शंस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट इसका जो मेन पर्पस है एसिंक्रोनस यूज करने का वो विंडोज एप्लीकेशन पे ही ज्यादा अच्छा और फिजिबल रहता है। यहाँ पे आपके पास अगर ब्लॉकिंग स्टेट आ रही हो तो उसको कवर कैसे करना होगा, हमें आज इस चैप्टर के अंदर यही 2 चीजें के बारे में सोचो। ठीक है, अगर हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट एसिंक्रोनस सॉकेट इन ग्रेटर डिटेल। वी विल begin with a brief description of the Windows programming environment. You will see how Windows implement programming changes the way network program. ठीक है, हमारे पास हमें स्टार्ट के अंदर चैप्टर 8 में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है विंडोज प्रोग्रामिंग के, विंडोज फॉर्म के अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। वी विल डिस्कस टू वे टू अवॉइड ब्लॉकिंग सॉकेट इन योर नेटवर्क एप्लीकेशंस। ठीक है, हमारे पास ए सेक्टर्स के अंदर 2 तरीके हैं जिसके थ्रू हम अवॉइड कर सकते हैं अपने पास ब्लॉकिंग। जिस वजह से सेक्टर्स में थे ब्लॉकिंग स्टेट को कवर करने के तरीके, उसी में से आपके पास यहाँ पे भी ब्लॉकिंग स्टेट को कवर करने के 2 तरीके, यूजिंग डॉटनेट ए सेक्टर सॉकेट आप यूज कर लें या फिर ट्रेडिशनल नॉन ब्लॉकिंग सॉकेट मेथड्स यूज करें। ठीक है, जैसे सेंड और रिसीव वाले मेथड्स इसमें हमारे पास आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टेक्निक आज की क्लास में हम यूज करेंगे जिसके थ्रू आपके पास ब्लॉकिंग स्टेट को अवॉइड किस तरह से हम कर सकते हैं, ब्लॉकिंग स्टेट जो है मेरी किस तरह से
से अवॉइड की जा सकती है। तो इन दोनों चीजों के ऊपर आज हमने काम करना है। अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो इन स्टार्ट आपके पास इस चैप्टर के अंदर इनिशियली विंडोज प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन दिया गया था। ये लास्ट टाइम भी आपके पास जब पढ़ रहे थे चैप्टर तो हमने चेक कर लिया था कि इसमें स्टार्ट के अंदर विंडफॉर्म के अंदर किस तरीके से मेथड्स इवेंट्स काम कर रहे होते हैं उसका इंट्रोडक्शन है। हमें ऑलरेडी विंडोज फॉर्म पे हम एप्लीकेशन डिजाइन कर चुके थे, तो हमने ये वाला जो पार्ट था इसको स्किप किया था क्योंकि ये चीजें हमें आती थी, तो हमने इस पार्ट को स्किप करके जो दूसरी चीजें थी उनके ऊपर आए थे हम डायरेक्टली। ठीक है, इसके अंदर विंडोज फॉर्म के अंदर जो हम गो थ्रू करते हुए जो जाके चीजें थी सैंपल इवेंट प्रोग्राम्स थे। सैंपल इवेंट प्रोग्राम के अंदर बटन, टेक्स्ट बॉक्सेस, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो, चेक बॉक्सेस वगैरह, मतलब कि सारे टूल्स जो आपके पास एक एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज किए जा सकते हैं, उन टूल्स के बारे में डिटेल्स वगैरह यहाँ पे दी गई थी। ठीक है, यहाँ पे छोटी सी एप्लीकेशन है। अच्छा, ये एप्लीकेशन जो हमने एक सर्वर साइड कह ले या विंडोज फॉर्म की साइड कह ले बनाई थी, इस एप्लीकेशन के अंदर इन्होंने जो है ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया। इन्होंने सारा जो काम था वो पूरा अपने जो है विद द हेल्प ऑफ कोड्स आपने इम्प्लीमेंट किया। और जब मैं इस कोड को रन करूंगी तो डेफिनेटली मेरे पास से एक विंडोज फॉर्म ओपन होगी। ठीक है, और विंडोज फॉर्म के अंदर डायरेक्टली आपके पास जो है एक लेबल लगा हुआ होगा। यहाँ पे लेबल्स यूज किए हुए हैं, बटन यूज किया हुआ है, चेक बॉक्सेस यूज किए हुए। ठीक है, हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम में क्या किया था कि सिंपल एक आपने मेथड बनाया था विंडोज सैम्पल के नाम से, यूजर डिफाइंड मेथड था। ठीक है, इस मेथड के अंदर आपने सारा कोड डिफाइन किया था। कोड डिफाइन करने के बाद मैंने अपने पास एक इवेंट बनाया था ऑन क्लिक का। यहाँ पे ऑन क्लिक के अंदर हम चेक कर रहे थे कि अगर मैं बटन पे क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास टेक्स्ट ऐड हो जाए, अगर मैं बटन पे क्लिक नहीं कर रही हूँ तो टेक्स्ट मेरे पास जो है कुछ भी नहीं हो, आइडल स्टेट के ऊपर रहे। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा विंडोज फॉर्म का एक छोटा मिस सा प्रोग्राम बेटा। मिस आपकी आवाज के पीछे बहुत ग्लिच आ रहा है, मतलब सही आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, एक मिनट जी। रुकिए। मैं इसीलिए स्टार्ट में पूछ रही थी, अगर मैं आवाज नहीं आती तो आप पहले। अब क्लियर है? यस मिस। ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास इस प्रोग्राम के अंदर हो ही रहा था कि आपने कुछ बटन्स लिए थे। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ जो मैंने अभी कहा है। एक टेक्स्ट बॉक्स लिया था, या फिर आप एक सिंपल टेक्स्ट ले रहे थे जिसमें आपने एक मैसेजेस शो कर दिया था कि सैंपल विंडो प्रोग्राम, और उसके अंदर आपने कुछ लेबल्स लगाए थे। लेबल लगाने के बाद विंडो फॉर्म जो ओपन हो रही थी उसमें लोकेशन सेट की थी कि कौन सी चीज कहाँ पे कितने पॉइंट पे रहेगी, लाइक कितनी उसकी विड्थ होगी, कितनी उसकी हाइट होगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे आके बटन था, चेक बॉक्सेस लगे हुए थे, और मैंने एक इवेंट क्लिक कर दिया था कि जैसे ही मेरे पास एप्लीकेशन रन होगी और मैं बटन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर टेक्स्ट जो है वो ऐड इन लिस्ट बॉक्स हो गया, कोई भी बॉक्स जो होगा आप उसके अंदर डेटा को ऐड करके शो करवा रहे होंगे। ये एक सिंपल सा विन फॉर्म की इन्होंने इंट्रोडक्शन एप्लीकेशन में बना के दिखाई थी। अब तक हमने जितनी भी एग्जाम्पल्स पढ़ी थी अकॉर्डिंग टू दी बुक नेटवर्क प्रोग्रामिंग, आपके पास कंसोल बेस्ड सारी चीजें आई थी। विंडोज फॉर्म का ये पहली एग्जाम्पल थी जो कि आपके पास बुक में गिवन थी। तो इस वजह से इन्होंने विंडोज फॉर्म का आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिखाया था बना के। ठीक है, हमें विंडोज फॉर्म पे काम करना पता है किस तरीके से होती है, तो हम इन चीजों को स्टार्ट में स्किप कर रहे हैं। ठीक है, लेबल क्या करता है, लिस्ट बॉक्स क्या करता है, बटन क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको आती है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट काम था वो यहाँ से स्टार्ट था, एसिंक्रोनस कॉल बैक क्लास। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रही है कि एसिंक्रोनस के अंदर कौन कौन सी क्लासेस है। जिस तरह से हमने जब हम सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कर रहे थे तो हमें दो टाइप की क्लासेस के अंदर काम किया था, एक तो सॉकेट क्लास थी और एक नेटवर्क क्लासेस थी। ठीक है, तो आपके पास इसी तरीके से जब हम ए सिंक्रोनस की बात करते हैं तो ए सिंक्रोनस के अंदर भी सॉकेट की क्लासेस और सॉकेट की चीजें यूज होंगी, बट यहाँ पे ए सिंक्रोनस का अपना इटसेल्फ खुद का मेथड भी आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एसिंक्रोनस कॉलबैक एक क्लास है हमारे पास। ये क्लास क्या काम करती है पहले इसको देख लेते हैं। जस्ट एन event can trigger delegates. .NET also provide a way for method to trigger delegate. The .NET callback async class allow method to start an asynchronous function and display a delegate method to call.
व्हेन द एसिंक्रोनस फंक्शंस कंप्लीट। ठीक है, हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि जब हम अपने पास कोई भी इवेंट कॉल कर रहे होते हैं, इवेंट कॉल करना इट्स सिंपली लाइक कि आप एक बटन पे क्लिक करते हैं। तो जब आप बटन के ऊपर क्लिक कर रहे होते हैं तो उसके बैक एंड पे खुद से एक हम डबल क्लिक करके इवेंट जनरेट कर लेते हैं, और उस इवेंट के अंदर हम डिफाइन कर देते हैं कि आपने क्या काम परफॉर्म करना है। सेम एज इट इज, जब हम अपने पास एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज कर रहे होते हैं तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर आपके पास डेलीगेट्स भी यूज होंगे। डेलीगेट्स आपके पास क्या काम करेंगे? सिंक्रोनस फंक्शन एंड सप्लाई अ डेलीगेट मेथड टू कॉल when the asynchronous functions complete। जब मेरे पास asynchronous function complete होगी तो delegate methods मेरे पास चलना स्टार्ट होंगे। the process is different from standard event programming। ठीक है, यहाँ पे asynchronous का जो प्रोग्राम है थोड़ा सा डिफरेंट है इस सेंस में कि आपके पास the event is not generated from windows object but rather than another method in the program। हम अपने पास जब विंडोज फॉर्म पे प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हम अपने पास खुद से इवेंट जनरेट कर देते हैं। वो हमारे पास प्री डिफाइंड होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक इवेंट्स होते हैं हमारे पास, जो हमें पहले से फिक्स्ड पता है कि यही इवेंट बनेंगे। लेकिन अगर हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की बात करें या एसिंक्रोनस के ऊपर चले जाएं तो वहां पे आपके पास जो ऑब्जेक्ट ऑफ द इवेंट होगा या विंडोज ऑब्जेक्ट होंगे वो ऑलरेडी डिफाइंड नहीं होते, वो आपने खुद से अपनी मर्जी से एज पर दी कंडीशंस देख के लगाने होते हैं, और वो इवेंट डायरेक्टली भी नहीं बनाए जाते, वो मेथड्स के थ्रू बनते हैं। तो एसिंक्रोनस कॉलबैक की जो क्लास है वो आपके पास इसी काम के लिए यूटिलाइज होती है कि आपके पास जितने भी मेथड्स और मेथड के अंदर के फंक्शंस हैं उनको इवेंट वाइज कॉल किस तरीके से किया जाए, ये काम आपके पास async क्लास का होगा। This method also register an async callback delegate to call when the method complete its function. As soon as this occur, the method indicate its completion to the Windows operating system। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जितनी भी डेलीगेट की कॉल करनी होगी तो जब आपके पास लेट सपोज यहाँ पे लिखा है मेथड कंप्लीट इट्स फंक्शन। अब आपके पास हो सकता है कोई रीड का फंक्शन हो, या हो सकता है कोई राइट का फंक्शन चल रहा हो, या सेंड का हो या रिसीव का हो। जब फंक्शन आपके पास कंप्लीट होगा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फंक्शन, उसके बाद आपके पास एसिंक्रोनस के कॉल बैक इवेंट चलना स्टार्ट होंगे। ठीक है, द सॉकेट क्लास यूटिलाइज द मेथड। ठीक है, आपके पास सॉकेट क्लास यूटिलाइज कर रही होगी मेथड डिफाइन इन दी एसिंक्रोनस callback to allow network function to operate asynchronously in the background processing। मल्टीपल और पैरेलल प्रोग्रामिंग के लिए भी हम इसको जो है कंसिडर कर सकते हैं कि आप वहां पे भी इसको यूज कर ले। it signal the OS, ठीक, operating system when the network function have completed and pass program control to the async callback method। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपके पास टू फिनिश द नेटवर्क फंक्शन in a Windows programming environment, these methods often help to avoid occurrence to keep the application lock up while waiting in the network function is to complete। Basically आपके पास ये मेथड तब आप यूज करेंगे जब आपने अपने एप्लीकेशन को लॉकअप करना होगा। लॉकअप का मतलब ये है कि मैं अपने एप्लीकेशन को फिक्स करना चाहती हूँ एक स्पेसिफिक सराउंडिंग के लिए, एक स्पेसिफिक क्लाइंट्स के लिए, तब आपके पास इन फंक्शंस को यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने देखा था लास्ट क्लास में कि हमारे पास कुछ एसिंक्रोनस सॉकेट थे। ठीक है, एसिंक्रोनस सॉकेट जिस तरह से आपके पास टीसीपी और यूडीपी के अंदर हमने एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर भी सॉकेट की क्लासेस को यूज की थी, इसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास सॉकेट प्रोग्रामिंग यूज होगी एसिंक्रोनस के अंदर भी। अगर हम एसिंक्रोनस की बात करें तो एसिंक्रोनस के अंदर आपके पास मेथड्स हमेशा लाइव रहते हैं। ठीक है, मेथड्स आपके पास कभी भी डेड स्टेट में नहीं जा रहे होते। जो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है उसके अंदर मेथड्स हमारे पास डेड स्टेट में जा रहे थे। ठीक है, तो एसिंक्रोनस का पहला एडवांटेज तो आपके पास यही आ गया कि आपके पास मेथड्स आर ऑलवेज इन अ लाइव स्टेट। ठीक है, आपके पास हमेशा मेथड्स जो होंगे वो लाइव स्टेट के अंदर रहेंगे। दूसरा, आपके पास मेथड जो आपके पास गिवन है वो दो पार्ट्स में यानी दो पीसेस के अंदर डिवाइड हो गई। यहाँ पे बात मेंशन भी सॉकेट मेथड्स स्प्लिट कॉमन नेटवर्क प्रोग्रामिंग इनटू टू फंक्शंस। ठीक है, पहला फंक्शन आपके पास क्या होगा? बिगिन मेथड दैट स्टार्ट द फंक्शन एंड रजिस्टर कॉल बैक मेथड। एंड मेथड सेकंड जो होगा आपके पास कंप्लीट द फंक्शन व्हेन द कॉल बैक मेथड
इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो मेथड है, बिगिन और एंड के। अगर आपने एसिंक्रोनस के अंदर प्रोग्रामिंग करनी है तो एक बात का ख्याल रखिएगा, हमेशा आपके पास हर मेथड से पहले बिगिन का कीवर्ड लाजमी लगेगा। लेट सपोज कि मुझे एक एक्सेप्ट या कनेक्ट का मेथड बनाना है। एक्सेप्ट या कनेक्ट का मेथड बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक्सेप्ट से पहले वर्ड कीवर्ड यूज करूंगी बिगिन का। ठीक है, बिगिन का कीवर्ड जब आप यूज कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा कि आप उसको एंड भी करें। जो मेथड स्टार्ट हो रहा है वो मेथड एंड होना लाजमी है। अगर मैंने कोई मेथड स्टार्ट कर दिया, बिगिन कर दिया है और कोई मेथड मैं एंड नहीं कर रही, तो आपके पास जो है डेफिनेटली यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी कि आपके पास वो मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर देगा और आपके पास जितनी भी क्यूरीज या जितना भी आपके पास इवेंट होगा वो सब आपके पास ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एसिंक्रोनस बिगिन और एसिंक्रोनस एंड के कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो यहाँ पे एक चार्ट गिवन है, उस चार्ट के अंदर सारे मेथड्स आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट स्टार्ट और रिक्वेस्ट एंड बाय। ठीक है, स्टार्ट बाय और एंड बाय का मतलब क्या है कि जब मैं एक मेथड स्टार्ट करूंगी या तो उसकी रिक्वेस्ट जब स्टार्ट हो रही है तो उसके ये मेथड हम ये वाले यूज करेंगे, और जब रिक्वेस्ट खत्म हो रही होगी एंड हो रही होगी तो मुझे ये मेथड यूज करने होंगे। ठीक है, बीच में इनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई कौन सा मेथड क्या काम आपके पास परफॉर्म कर रहा होगा। अच्छा, सबसे पहले आपके पास बिगिन मेथड है, बिगिन एक्सेप्ट यानी ठीक है एक्सेप्ट करना है तो इसी का एक और मेथड भी आपको यूज करना होगा, एंड एक्सेप्ट। हमने जो अभी तक प्रोग्रामिंग करी थी उसके अंदर हम एक्सेप्ट या कनेक्ट के मेथड या सेंड और रिसीव के मेथड यूज कर रहे होते थे, वहां पे हमें किसी भी मेथड को एंड करने की जरूरत नहीं होती थी। यहाँ पे हर मेथड इटसेल्फ खुद आपके पास जो है एंड लाजमी हो रहा हो। ठीक है, अगर हम बिगिन एक्सेप्ट का मेथड यूज कर रहे हैं टू एक्सेप्ट इनकमिंग कनेक्शंस, ठीक है, इट मींस के सर्वर के पास जो इनकमिंग कनेक्शन आ रहे होते हैं वहां पे आप बिगिन एक्सेप्ट और एंड एक्सेप्ट के मेथड को यूज कर सकते हैं। इसी तरह मेरे पास कनेक्ट करने के लिए बिगिन कनेक्ट और एंड कनेक्ट का मेथड होगा। टू कनेक्ट अ रिमोट होस्ट, जब आपके पास क्लाइंट्स को आपने कनेक्ट करना है तो यहाँ पे वो रिमोट होस्ट के थ्रू आईपी एंड पॉइंट के थ्रू तो आप कनेक्ट का मेथड यूज कर सकते हैं। मैसेजेस को रिसीव करना है तो बिगिन रिसीव और एंड रिसीव दोनों होंगे रिट्रीव डेटा के लिए। अच्छा, यहाँ पे दो मेथड्स हैं, एक बिगिन रिसीव और बिगिन रिसीव फ्रॉम। तो आपके पास यहाँ पे बिगिन रिसीव और रिसीव फ्रॉम में सिर्फ इतना डिफरेंस है, फ्रॉम जहाँ लगा होगा इट मीन्स कि आप किसी स्पेसिफिक होस्ट को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, ये बिगिन रिसीव और सेंड रिसीव फ्रॉम वाले मेथड को याद रखिएगा क्योंकि इसका एक टास्क आपको आज क्लास के एंड में दिया जाएगा जिसको आपने परफॉर्म करना होगा। ठीक है, अगर मुझे किसी स्पेसिफिक होस्ट से बातें करनी है या किसी होस्ट से चैट करनी है तो डेफिनेटली मैं फिर अपने पास रिसीव फ्रॉम यूज करूंगी और एंड रिसीव फ्रॉम करूंगी। अगर मेरे पास मल्टी क्लाइंट चैट एप्लीकेशन बनी हुई है और बहुत सारे क्लाइंट्स है उसके अंदर तो डेफिनेटली आप अपने पास बिगिन रिसीव का मेथड यूज करेंगे। सेम यही केस होगा आपके पास सेंडिंग के लिए भी, बिगिन सेंड और सेंड टू मल्टी एक स्पेसिफिक क्लाइंट आपके पास होगा या रिमोट होस्ट होगा उसके लिए, और सेंड के आपके पास मल्टी क्लाइंट जो है जब जितने भी आपके पास सॉकेट के अंदर डेटा सेंड करना है उन सब के लिए। हमारे पास यहाँ पे जितने भी मेथड्स हमने अभी देखे हैं, एक्सेप्ट, कनेक्ट, रिसीव, रिसीव फ्रॉम, सेंड, सेंड टू, इन सब की एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है। इन सब की एग्जांपल्स परफॉर्म करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि सबसे पहले आपके पास मेथड आता है बिगिन एक्सेप्ट और बिगिन एंड का। से पहले यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखी है उसको पढ़ ले। The method used to establish a connection with a remote host depend on whether the program is acting as a server or a client। ठीक है, आपके पास डिपेंड करता है कि आप जब स्टेब्लिश कर रहे हैं कनेक्शन तो रिमोट होस्ट जो है आपके पास या उस पर जब प्रोग्राम रन करे आइदर वो क्लाइंट हो या सर्वर हो। फॉर सर्वर द बिगिन एक्सेप्ट मेथड शुड बी यूज्ड, फॉर द क्लाइंट बिगिन कनेक्ट मेथड इज यूज्ड। ठीक है, आपके पास बिगिन एक्सेप्ट और क्लाइंट के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं और कहाँ पे कौन सा मेथड यूज होगा ये भी यहाँ पे डायरेक्टली इंडिकेट कर दिया गया। तो ये काइंडली चीजें नोट डाउन कर लें क्योंकि क्विज में और पेपर के अंदर इसी तरीके से आपको कोड लिख रहे होते हैं आप, डेफिनेटली आपको अगर रट्टा मारने की जरूरत उस वक्त नहीं पड़ेगी अगर आपने इन कोड को समझा हुआ होगा और आपको पता होगा कि कौन सा मेथड
किस जगह, यानी कि किस कौन सी लाइब्रेरी के अंदर कौन सा मेथड यूज हो रहा है, ठीक है। तो सर्वर साइड जब भी काम होगा तो आप एक्सेप्ट यूज करेंगे, और क्लाइंट साइड के लिए आप हमेशा कनेक्ट का मेथड यूज करेंगे। अगर हम बात करें बिगिन एक्सेप्ट और एंड एक्सेप्ट की, तो बिगिन एक्सेप्ट और एंड एक्सेप्ट की बात करने से पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ बिगिन की पहले, ठीक है। हमारे पास ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, जब भी आपके पास बिगिन का वर्ड यूज होगा, बिगिन इटसेल्फ खुद अपने दो पैरामीटर्स रखता है, ठीक है। मेथड के अलग, एक्सेप्ट का अलग पैरामीटर जो होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन आपके पास सबसे पहले जो दो पैरामीटर्स बिगिन, किसी भी मेथड में अगर बिगिन लगा हुआ है, लाइक ये सेंड में, रिसीव में, एक्सेप्ट में, कनेक्ट में, तो आपने उन सब के साथ दो पैरामीटर लाजमी देने हैं। एसिंक्रोनस कॉलबैक की क्लास का पैरामीटर, जिसके यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी गिवन है, और दूसरा ऑब्जेक्ट स्टेट। ऑब्जेक्ट आपके पास क्या करेगा और ये क्या काम करेंगे, दोनों भी हम आगे जाके एग्जाम्पल्स में देखेंगे। लेकिन ये दो पैरामीटर जो यहाँ पे गिवन किए गए हैं, ये दो पैरामीटर्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ बिगिन की वजह से लिखे गए हैं। एक्सेप्ट का मेथड इटसेल्फ खुद कोई पैरामीटर गेट नहीं करता, ठीक है। एक्सेप्ट एक जो है वो नल पैरामीटराइज मेथड है। यहाँ पे जो दो मेथड गिवन है, ये सिर्फ और सिर्फ बिगिन की वजह से गिवन है। तो जहां भी आपके पास बिगिन का कीवर्ड यूज हो रहा होगा, वहां वहां आपने ये दो पैरामीटर्स लाजमी यूज करने, इट्स अ मैंडेटरी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का कोई पैरामीटर नहीं था इटसेल्फ, इसलिए यहाँ पे कोई थर्ड पैरामीटर नहीं आया। अगर एक्सेप्ट का भी कोई पैरामीटर होता तो एक और पैरामीटर हम इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट कंटेन 0 पैरामीटर बट बिगिन हैव 2 पैरामीटर, दैट्स व्हाई बिगिन एक्सेप्ट कंटेन ओनली 2 मेथड पैरामीटर्स मेथड, ठीक है। द बिगिन एक्सेप्ट टेक 2 पैरामीटर, द नेम async मेथड यूज्ड टू कंप्लीट फंक्शन and a generic state object that pass information between asynchronous method। अगर आपके पास पेपर में आपको सिंपल सी ये बात कही जाए कि आपने पेपर में बिगिन एक्सेप्ट की लॉजिक लिखनी है या बिगिन एक्सेप्ट के मेथड को डिफाइन करना है, तो आप सिंपली ये 4 लाइन भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको मिड के अंदर भी कहा गया था कि आपने पूरे पूरे कोड नहीं लिखना है टेक्निक के, आपने सिर्फ सिंपल उसका जो स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड है 2 या 4 लाइन वाला, वो डिफाइन करना है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देखिए, सबसे पहले आपने यहाँ पे सॉकेटिक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, आईपी एंड पॉइंट डिफाइन किया, जो आपके पास पहले भी करते हैं, बाइंड, लिसन, मिस ऐसे ही हुआ जी बेटा। मिस ये पहला एसिंक को यूज हो रहा है और दूसरा क्या है, कॉल बैक, कॉल बैक, कॉल बैक पैरामीटर यहाँ पैरामीटर नहीं, एसिंक्रोनस कॉल बैक एक क्लास है, और दूसरा पैरामीटर आपके ठीक है, पास है ऑब्जेक्ट स्टेट, ठीक है। ये अलग है ठीक और है। ये अलग पैरामीटर है। ऑब्जेक्ट स्टेट बेसिकली आपके पास डिफाइन करता है कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेट सपोज किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब मैं यहाँ पे पास कर सकती हूँ आईपी एंड पॉइंट की क्लास का ऑब्जेक्ट भी, सॉकेट की क्लास का ऑब्जेक्ट भी, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे पास कर सकते हैं जो भी मेरी कोड की रिक्वायरमेंट हो। इसी तरह जब हम एसिंक्रोनस कॉलबैक की बात करते हैं, तो एसिंक्रोनस कॉलबैक के अंदर हम अपने पास वो फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं जो फंक्शन मुझे कॉल करवाना है, ठीक है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि आपके पास है यहाँ पे जब मेथड मेरा कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट होने के बाद मेरे पास एसिंक्रोनस के मेथड्स रन होना स्टार्ट होते हैं। तो मैं अपने पास इस बिगिन एक्सेप्ट के मेथड के अंदर एसिंक्रोनस कॉलबैक की क्लास की मदद से यहाँ पे अपने पास कोई वो मेथड डिफाइन कर दूंगी जो कि मुझे नेक्स्ट रन करवाना होगा, और सेकंड पैरामीटर के अंदर ऑब्जेक्ट स्टेट जहाँ लिखा हुआ है, मैं वहां पे डिफाइन कर दूंगी कि आपने कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट गेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो गिवन थी वो यही वाली थी कि आपके पास सॉकेट गिवन था, सॉकेट की क्लास एज इट इज वैसे ही है जिस तरह से आपने अभी लास्ट क्लास तक आपने काम किया है। सॉकेट की क्लास का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपने अपनी एड्रेस फैमिली, सॉकेट टाइप और प्रोटोकॉल टाइप, हम टीसीपी की बात कर रहे हैं फिलहाल आज की क्लास में। जितनी भी एग्जांपल्स हम परफॉर्म करेंगे वो सब टीसीपी बेस्ड होंगी, लेकिन वो एसिंक्रोनस बेस्ड एग्जांपल्स हैं टीसीपी के। आईपी एंड पॉइंट की क्लास का ऑब्जेक्ट भी आपने वैसे ही बना लिया, सॉकेट को बाइंड और लिसन भी कर लिया, लॉग्स मेरे पास 5 क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे आपने लिखा सॉकेट डॉट बिगिन एक्सेप्ट, बिगिन एक्सेप्ट के अंदर आपने एसिंक्रोनस कॉलबैक, ये क्लास है एसिंक्रोनस कॉलबैक। डेफिनेटली जब हम क्लास को किसी भी मेथड के अंदर बनाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे न्यू का कीवर्ड आएगा। न्यू का कीवर्ड लाने का मकसद ये है कि आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कॉल एक्सेप्ट। डेफिनेटली मैंने कहीं ना कहीं कॉल एक्सेप्ट का मेथड बनाया हुआ होगा जिसके अंदर मेरे पास कोई ना कोई वैल्यू या कोई ना कोई जो
लॉजिक है वो लगी हुई होगी। सेकंड पैरामीटर मेरे पास था ऑब्जेक्ट स्टेट। ऑब्जेक्ट मेरे पास हमने यहाँ जो पास किया है वो सॉकेट वाली क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया था हमने यहाँ पे, जिसका नाम था SOC सॉक, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर दिया सॉक। ठीक है, ये कोड मेरे पास है एक्सेप्ट करने का, कि अगर मेरे पास सर्वर साइड पे कोई रिक्वेस्ट आ रही हो तो हम उसको किस तरह से एक्सेप्ट करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो बातें भी हमने डिफाइन की वो यहीं पे ही इसके डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन हुई हुई है। अब आते हैं इसके एंड पॉइंट पे, कि अगर मुझे सॉकेट बिगिन तो हमने यूज कर लिया, कि बिगिन एक्सेप्ट यानी यूज कर लिया, तो अब बिगिन एक्सेप्ट के बाद आपके पास मैंडेटरी है कि मेरे पास एंड का भी मेथड यूज हो, कि एंड जब आपके पास एक्सेप्ट हो रहा होगा तो वो किस तरीके से होगा। आपने अपने पास सॉकेट एंड एक्सेप्ट लिखा और उसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया IASync रिजल्ट, और अपना कोई भी एक ऑब्जेक्ट का नाम है ABC लिख दें या अपना नाम लिख दें, कोई भी OBJ लिख दें, अपनी मर्जी से ऑब्जेक्ट बना दिया। IASync रिजल्ट आपके पास एक क्लास है जो async के रिस्पॉन्ड में जब आपके पास फंक्शन एंड हो रहा होगा तो रिजल्ट शो करवाने के काम आएगी। ठीक है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। IASync रिजल्ट object parameter passes the async value from the associate accept method to the end accept method. This is how begin and accept method pairs are meshed. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जब मैंने अपने पास ये वाला begin accept का मेथड बनाया था तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया था जिसका नाम मैंने रखा था यहाँ पे call accept। ये हमने कहा था कि ये एक मेथड है मेरे पास। ठीक है, अब अगर यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाए तो नीचे आके आप देखेंगे कि कॉल एक्सेप्ट का जो मेथड था, जब मैं अपने पास यहाँ पे आऊंगी तो मैं नीचे अपने लिए खुद से इटसेल्फ इसी नाम का एक मेथड क्रिएट कर रही हूँ जिसका नाम मैंने क्या रखा है, कॉल एक्सेप्ट। हमेशा याद रखिएगा कि जब हम बिगिन करते हैं तो बिगिन के अंदर जो एसिंक्रोनस कॉल बैक क्लास है वहां पे कोई ना कोई मेथड डिफाइन करते हैं। ये ना एक डेलीगेट की तरह काम कर रहा है बेसिकली। तो डेलीगेट को हम बनाते हैं वहां पे, और उस डेलीगेट के अंदर जो मेथड डिफाइन होता है उस मेथड को हम यहाँ पे नीचे डिफाइन करके उसके अंदर एंड एक्सेप्ट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 स्टेप के अंदर काम हो रहा है। पहले स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, बिगिन करना है, बिगिन एक्सेप्ट के मेथड बनाना है। बिगिन एक्सेप्ट के अंदर आप जो काम करेंगे यानी कि उसमें पैरामीटर पास करेंगे, कोई ना कोई अपना फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन यानी कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद आपने अपना ऑब्जेक्ट स्टेट बताना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने जो फंक्शन ऊपर डिफाइन किया था बिगिन के अंदर वो फंक्शन को आपने बनाना है, और उस फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर आप रखेंगे वो IASync रिजल्ट का होगा। इस रिजल्ट पैरामीटर के अंदर हम अपने पास जो भी लॉजिक या जो भी काम करना है वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, कि डॉट डॉट जो लगे हुए इसलिए लगे हुए ताकि आपके पास बताया जा सके, आप अपनी यहाँ पे लॉजिक्स डिफाइन कर सकते हैं। और इसी के अंदर आपने अपने पास एंड एक्सेप्ट का मेथड डिफाइन कर देना है। ये 3 स्टेप के अंदर आपके पास जो है बिगिन और एंड के जो है लॉजिक्स लग रही होंगी। हर मेथड के अंदर आपने इसी तरीके से काम करना है। ठीक है, ये एक मेथड अभी हमने देखा है, इसी तरीके से आपके पास हर मेथड की एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है। अब बात करते हैं लेट्स सपोज बिगिन कनेक्ट और एंड कनेक्ट की। अच्छा, बिगिन कनेक्ट और एंड कनेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो बिगिन कनेक्ट के अंदर भी आपके पास सेम यही काम होगा कि मेरे पास सबसे पहले बिगिन कनेक्ट यानी कि कनेक्ट का मेथड इटसेल्फ एक अपने पास जो है पहले भी, अगर आपको अपना याद हो मिड टर्म के अंदर भी एक क्वेश्चन आई थिंक गिवन था जिसके अंदर आपसे पूछा गया था कि आपके पास आउटपुट क्या आएगा इस कोड का, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने लिखा था कि आउटपुट कनेक्ट आएगा, जबकि उस कनेक्ट के मेथड के अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं हुआ था। ठीक है, तो डेफिनेटली वहां पे एक मिस्टेक है, वो एरर था कि वहां पे आपके पास कनेक्ट पैरामीटर नल था जिसकी वजह से वो कोई भी जो है उसको IP गेट नहीं होगी, उसको एंड पॉइंट अपना नहीं मिलेगा और वो अपने पास कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो करेक्ट का मेथड आपके पास एक एंड पॉइंट लेता है। ठीक है, IP एंड पॉइंट भी हो सकता है, एंड पॉइंट भी हो सकता है, IP होस्ट एंट्री भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपके पास एक पैरामीटर कनेक्ट का है और 2 पैरामीटर यानी कि एसिंक कॉलबैक और ऑब्जेक्ट स्टेट, ये 2 पैरामीटर
पैरामीटर आपके पास बिगिन के आ गए। ठीक है, तो इटसेल्फ बिगिन कनेक्ट मेथड जो है वो आपके पास 3 पैरामीटर्स गेट कर रहा होगा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि कौन सा मेथड कितने पैरामीटर्स गेट करे। सभी हमने देखा एक्सेप्ट का पैरामीटर इटसेल्फ खुद कोई पैरामीटर गेट नहीं करता, उसके पास सिर्फ बिगिन के पैरामीटर्स थे। कनेक्ट का पैरामीटर जो है आपके पास एक पैरामीटर गेट करे और बाकी 2 पैरामीटर जो है आपके पास बिगिन के आ रहे। इसके अंदर भी आपके पास जब हम इसको कॉल करेंगे तो आपने यहाँ पे आईपी एंड पॉइंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया और बाकी जो कनेक्ट के अंदर आपने न्यू करके एसिंक कॉल बैक के अंदर एक मेथड डिफाइन किया है कनेक्टेड के नाम से। ठीक है, अभी याद रखिएगा इस मेथड का नाम कनेक्टेड के नाम से। और मैंने सॉकेट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था जिसका नाम क्या रखा था मैं, न्यू सॉक। तो आपने यहाँ पे सॉकेट की क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। मोस्टली हम अपने पास यही करते हैं कि जब भी हमारे पास एसिंक मेथड यूज हो रहा होता है और हमें ऑब्जेक्ट के स्टेट वाले पैरामीटर में कोई पैरामीटर पास करना होता है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम इसके अंदर अपने पास सॉकेट की क्लास का ऑब्जेक्ट पास करें। ठीक है, हमने यहाँ पे एक मेथड डिफाइन कर दिया अपने पास से बिगिन कनेक्ट के अंदर कनेक्टेड का एक मेथड बनाना है। लेट्स सी, हमने नीचे आए, नीचे आके आपने अपने पास यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड कनेक्टेड का एक मेथड बनाया जिसके अंदर आपने अपने पास वही पैरामीटर पास किया आई सिंक रिजल्ट। और यहाँ पे आपने अपने पास जो भी अपनी लॉजिक अपनी इंप्लीमेंट कर ली थी इंप्लीमेंट की, और यहाँ पे आपके पास जो है एंड कनेक्टेड का मेथड यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पे भी आपके पास बिगिन आ रहा है वहां पे आपके पास पैरामीटर्स होंगे, जहाँ पे एंड आ रहा है या आपके पास मेथड बन रहा है जो आपने बिगिन के अंदर डिफाइन किया वहां पे पैरामीटर आई सिंक रिजल्ट लाजमी पास होगा। यहाँ पे आपके पास रिसीव और सेंडिंग के लिए भी इसी तरीके से पैरामीटर दिए हुए हैं। अगर हम बिगिन सेंड की बात करते हैं तो बिगिन सेंड के अंदर पैरामीटर्स एक आपके पास गिवन है बफर साइज यानी आप डिफाइन कर दे, ऑफसेट वैल्यू यानी कोई एड्रेस है तो वो डिफाइन कर दे, साइज ऑफ डेटा भी आप डिफाइन कर सकते हैं, फ्लैग्स आपने देने हैं तो फ्लैग्स, और यहाँ पे 2 और मेथड आ गए एसिंक कॉल बैक और दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम बफर की बात करते हैं तो बफर डेफिनेटली हम डिफाइन कर देते हैं 1024 जो हमारे पास साइज है बफर का। ऑफसेट अगर आपको पास नहीं करना तो फिर आप उसकी जगह पे 0 लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है इंट साइज, तो जितना मेरा डेटा होगा उतनी ही मैं डेटा की लेंथ पास कर दूंगी। अगर आपने कोई फ्लैग नहीं पास करना तो सॉकेट फ्लैग डॉट नन लिख दें। ठीक है, क्योंकि फ्लैग्स की हमें यहाँ पे नीड नहीं होती है। एसिंक कॉल बैक के अंदर जो फंक्शन आपको चाहिए आपने कॉल करवाना है उसका नाम और फिर ऑब्जेक्ट स्टेट में आप सॉकेट वाली क्लास का नाम पास कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने अपने पास जो फंक्शन बनाया है वो है सेंड डेटा और सॉकेट की क्लास का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपके पास सेंड डेटा का मेथड आ गया और इस सेंड डेटा के मेथड के अंदर आपके पास एंड सेंड भी हो रहा होगा। अगर क्वेश्चन आता है कि आपने कोड लिखना है सेंड या रिसीव के मेथड का तो डेफिनेटली आप अपने पास चाहें तो यही एक लाइन तो इसकी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसी के साथ सॉकेट का कोड ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। सॉकेट की क्लास का जो पूरी है जिसमें आप एड्रेस बताते हैं, फैमिली अपने पास कौन सा आप यूज कर रहे हैं प्रोटोकॉल वो बताते हैं, तो आप वो वाली क्लास का ऑब्जेक्ट आईपी एंड पॉइंट की क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दें। और साथ में ये वाला जो मेथड है, ठीक है, किसी भी आपकी मेथड की बात कर रही हूँ मैं, जरूरी नहीं है सेंड की बात करें, कनेक्ट में एक्सेप्ट में जो मेथड आपने यहाँ पे डिफाइन किया है उसको भी बना के दिखाना लाजमी है आपके लिए। ठीक है, तो कभी भी आपके पास ये 2 लाइन का कोड लिख के मत छोड़ दीजिएगा पेपर के लिए कि हमने सॉकेट की क्लास सेंड का मांगा तो मैं सेंड का डिफाइन कर दिया। डेफिनेटली बिगिन सेंड हुआ है तो एंड सेंड भी करना लाजमी है। और जब एंड हो रहा होगा तो जो मेथड आपने कॉल बैक के अंदर डिफाइन किया है जब तक आप उस मेथड को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक आपके पास एंड का मेथड जो है वो कंप्लीटली यूज या डिफाइन या उसको लिखने का सेंटेक्स नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे सेंड टू है। अच्छा, हमने जब अभी ऊपर टेबल देखा था तो उसमें था सेंड टू की जो क्लास है वो आपके पास स्पेसिफिक किसी एक जो है के लिए यूज हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने पास सेम पैरामीटर्स हैं। ठीक है, सिर्फ आपके पास जो चेंज आया होगा वो यहाँ पे क्या है कि आपके पास सॉकेट फ्लैग बाय बफर ऑफसेट साइज ये सब कुछ सेम है। एंड पॉइंट यानी कि आपने अपने पास क्लाइंट साइड की आईपी बतानी है कि आपके पास जो आपने स्पेसिफिकली किसी एक जो रिमोट होस्ट है उसके साथ कम्युनिकेट करना है उसकी आईपी क्या है। बस
सिर्फ इसी का चेंज है, सेम एज इट इज यही काम आप अपने पास रिसीव वाले के लिए भी करेंगे। अगर हम सिंपल रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास आईपी एंड पॉइंट बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं बिगिन रिसीव फ्रॉम कर रही हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे रेफरेंस अपने एंड पॉइंट का देना जरूरी है कि मैं अपने पास कौन सा ऑब्जेक्ट यानी कौन सी आईपी से अपने पास जो है कम्युनिकेशन करने में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास सारे मेथड्स डिफाइन हो गए हैं। यहाँ पे आपके पास फिर स्टार्ट होती है सैम्पल प्रोग्राम यूजिंग एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। अच्छा, ये मीटिंग जो है हमारी एंड होने वाली है, तो मीटिंग के एंड होने से पहले हम अपनी जो है फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस को काउंट कर लेते हैं, ताकि फिर आपके लिए अगर कोई नेक्स्ट सेशन में या फिर किसी की लाइट का मसला हो तो फिर वो देख सके। तो मैं फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस काउंट कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आपने पास अटेंडेंस कॉल करवा दीजिएगा। आपने माइक ऑन कर सकते हैं, ठीक है, माइक आपके ओपन है, तो माइक में मुझे अपने नाम बता दीजिएगा। हमजा अख्तर, ठीक है। एमन कमा अकमल, प्रेजेंट मिस। ठीक है। मादेहा, ठीक है। अब्दुल्ला जावेद, सारिम, अब्दुल्ला आई थिंक प्रेजेंट नहीं है। सारिम, प्रेजेंट। ठीक है। तैमूर आबिद, प्रेजेंट। ठीक है। तैमूर, सारिम तो माइक बंद कर दी। माज अजहर, प्रेजेंट। ठीक है। मोहम्मद दानिश, प्रेजेंट। माज और दानिश की आवाज सेम क्यों लग रही है मुझे? नहीं मिस, मेरी अलग आवाज है और मेरी अलग है। अच्छा। फर्रुख, मिस उनका नेट नहीं आ रहा। फर्रुख का नेट नहीं है, ठीक है। फहाद, प्रेजेंट। ठीक है। फाइजा, प्रेजेंट। अम्मार, प्रेजेंट। मोहम्मद दानियाल, ठीक है। एहसन सलमान, प्रेजेंट मैम। ठीक है। उमर फारूक, प्रेजेंट मैम। ठीक है। जुल्करनैन अब्बास, नहीं है जुल्करनैन, चलो भाई आज। सैयद शहीद अली, शहीद तो ऑनलाइन थे, ठीक है, सही है। ठीक है, हमने भी फर्स्ट सेशन की ले लिए। सेकंड सेशन की अटेंडेंस जो होगी फिर वो हम अपने पास जब न्यू सेशन स्टार्ट होगा हमारा, तो ब्रेक के बाद जो 1:30 या 1 बजे तक होता है, उसमें हम फिर लास्ट में एक और दफ़ा अटेंडेंस ले लेंगे, ताकि अगर किसी की मिस हो गई हो तो फिर हम वहाँ से टैली कर लें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक जो है मीटिंग एंड होने वाली है, तो काइंडली दोबारा सेम लिंक से मीटिंग को आप ज्वाइन कर लें। ये वाली मीटिंग अभी ख़त्म हो जाएगी हमारी।